चल चुका है कि क्या मतलब है सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल का। अब हम क्वेश्चंस करते हैं जो भी टॉपिक्स हमने अब तक पढ़े उसके ऊपर। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑन व्हाट बेसिस दे आर क्लासिफाइड, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वो थोड़ा आसान हो जाएगा। और कौन से बेसिस पे वो क्लासीफाई हो सकते हैं, इसके अलावा मतलब नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे तो क्लासीफाई हो ही रहे हैं, इसके अलावा जो अभी आपने डिग्री ये कंसेप्ट सीखा उसके बेसिस पे भी उसके नाम नए नए पता चलते हैं। अगर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल जीरो है, अगर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल जीरो है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल जीरो होने का मतलब उसमें वेरिएबल वाला टर्म ही नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है जिसकी डिग्री जीरो। यानी p ऑफ x इक्वल टू अगर जीरो भी आया तो भी ये कांस्टेंट ही है, इसके साथ कोई वेरिएबल है क्या? नहीं, तो 0x टू द पावर 0 ऐसा दिखेगा वो अगर उसके साथ वेरिएबल डाला भी तो, बट देते समय वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देंगे कि भाई p ऑफ x इक्वल टू 0। नाउ टेल मी व्हिच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपका आंसर होना चाहिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके अलावा अगर उन्होंने 2 इतना भी दिया तो भी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इनकी डिग्री कितनी है? 0। इनकी डिग्री कितनी है? 0 0। अब अगर मैंने p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 लिया तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। अब अगर डिग्री 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल का नाम हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री के बेसिस पे नाम अगर देना है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल, ठीक है। डिग्री 4 के लिए बाय क्वाड्रेटिक है, बट वो आपके चैप्टर में नहीं है, आगे भी। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अगर हमें उनके नाम देने हैं तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और द एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 3 टर्म्स इज ऑलवेज नोन एज अ पॉलिनोमियल। 3 के ऊपर है भी नहीं स्पेशल नाम, तो इसलिए वो बहुत आसान हो जाता है नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर क्लासीफाई करना, ठीक है। और डिग्री भी आसान हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको समझा दिया कि भाई अगर डिग्री 0 तो कांस्टेंट, इसको क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको भी सेम कांस्टेंट, इसको क्या बोला जाएगा? लीनियर। अब अगर मैंने इसको 3x² माइनस 2x² प्लस 1 प्लस x लिखा तो ये क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 2x², ये हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस x प्लस 1। मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर के लिखे सबको, पहले x², बाद में x टू द पावर 1 वाली टर्म, और बाद में कांस्टेंट जिसका x टू द पावर 0 है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, यानी इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो द पावर अगर आप देखेंगे दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो इसको मैंने लिखा x² प्लस x प्लस 1। अब आप अगर इसको पूछेंगे इसकी डिग्री कितनी, तो इसकी डिग्री तो है भाई 2, और उसके बेसिस पे अगर इसका नाम पूछेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे इसके नाम पूछेंगे आप तो ट्राइनोमियल, 1 2 3 ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल ऐसा बोल सकते हैं अगर आप दोनों के बेसिस पे उसका नाम डिफाइन करना चाहते हो तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बोलना। अगर डायरेक्ट किसी ने बोला कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब उसमें 3 टर्म है और उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्वाड्रेटिक यानी 2 है। सो नाउ यू कैन क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आगे जाते हैं, आगे हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फॉर डिग्री 2 पॉलिनोमियल। अभी डिग्री 1 के लिए देखा था, डिग्री 2 के लिए कैसे करते हैं देखते हैं। डिग्री 2 यानी कि p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 3 अगर आ गया, एक पॉलिनोमियल आ गया माइनस 2x प्लस 3, ठीक है, या माइनस 2x माइनस 3 देख लो थोड़ी देर। हाँ, अब हम वापस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे पहले, और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 होती है, ये देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं अपने आप जैसी आदत वैसे, सो 0
माइनस 0 माइनस 0 माइनस 3 यानी कितना आया माइनस 3। काम का है क्या? नहीं। p ऑफ 1 डाल के देखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, तो 1 स्क्वायर तो 1 हुआ, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 हुआ, माइनस 3 यानी 1 माइनस 5 माइनस 4। ये भी काम का है क्या? नहीं। p ऑफ माइनस 1 रख के लिखते हैं तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1, माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज प्लस 2 माइनस 3 0। यानी ये काम का है। p ऑफ माइनस 1 ये 0 आया, यानी x इक्वल टू माइनस 1 मेरा इसका पहला सॉल्यूशन। पहला क्यों बोला मैंने? पहला सॉल्यूशन क्यों बोला मैंने? इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 2। अगर डिग्री 2 है तो कितने सॉल्यूशंस रहेंगे, कितने फैक्टर्स रहेंगे? फैक्टर छोड़ दो, कितने सॉल्यूशन रहेंगे या कितने जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल रहेंगे? आपने डेफिनेशन लिखी है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की, तो कितने जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल रहेंगे? पहले तो मिल गया x इक्वल टू माइनस 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, x इक्वल टू माइनस 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गया। दूसरा, क्योंकि इसको 2 है इसलिए दूसरा हम कंटिन्यू करेंगे ये प्रोसेस को, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। p ऑफ 2 निकालेंगे, p ऑफ 2 निकाला तो जहां जहां x वहां वहां 2, तो 2 का स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर 4, 2 टू द 4 माइनस 3, 4 माइनस 4 तो कट गया तो माइनस 3 आएगा वापस, तो ये तो काम का नहीं। p ऑफ माइनस 2 यानी जहां जहां x वहां वहां माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस 4 अगेन एंड माइनस 3, सो इट कम्स आउट टू बी 8 माइनस 3 यानी 5। ये भी काम का नहीं। p ऑफ 3 डाल के देखते हैं, जहां जहां x वहां वहां 3, तो 3 का स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू 3 फिर माइनस 3, तो ये आता है 9 माइनस 6 माइनस 3, 9 माइनस 6 3 माइनस 3 0, ये आ गया वापस से 0, यानी x इक्वल टू 3 रखने पे वापस से 0 आया। x इक्वल टू माइनस 1 पहला सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन x इक्वल टू 3। अब वापस इन दोनों के अलावा और कोई सॉल्यूशन रह सकता है क्या इसको? नॉट एट ऑल। डिग्री 1 तो एक सॉल्यूशन, डिग्री 2 तो 2 सॉल्यूशन, डिग्री 3 तो 3 सॉल्यूशन, बट जितनी उसकी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कीप दैट इन माइंड। So x equal to minus 1 and x equal to 3 are the two solutions for this polynomial x square minus 2x minus 3. For x square minus 2x minus 3. This method is known as trial and error method. But trial and error method is a lengthy procedure. You must be observing that. So if you want to solve it quickly, you have to understand one method known as splitting the middle term. ये आपने 8th standard में सीखी होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड में 100% ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, भले ही स्कूल्स में नहीं की तो भी पार्टिल्स क्लासेस में इट इज़ ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड। इट्स वेरी इजी एंड वेरी बेनिफिशियल। कैसे बताइए? बता दो। ये तो सब लोग लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ चाहिए आप वहाँ वहाँ अपना खुद को वीडियो को पॉज करके आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो प्रॉपरली, एंड देन यू कैन गो फर्दर। सो x square minus 2x minus 3 हमें सीखना है splitting the middle term method। क्या सीखना है? splitting the middle term। अब splitting the middle term method में इसको सबसे पहले ax square plus bx plus c के साथ कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा a तो 1 है, b माइनस 2 है और c माइनस 3। ये करने के बाद a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2 एंड c इक्वल टू माइनस 3 करने के बाद प्रोडक्ट ac निकालो। प्रोडक्ट ac ये निकालो। प्रोडक्ट ac कितना होता है? 1 इंटू माइनस 3 यानी कि माइनस 1 इंटू माइनस 3, ये प्रोडक्ट हुआ माइनस 3। इस प्रोडक्ट को ऐसे फैक्टराइज करो, इस प्रोडक्ट को माइनस 3 को ऐसे फैक्टराइज करो कि प्रोडक्ट
तो -3 ही रहना चाहिए, पर उन दो क्वांटिटीज का, यहाँ पे आप जो भी क्वांटिटीज लिखेंगे, इन दो बॉक्स में आप जो भी क्वांटिटीज लिखेंगे, उन क्वांटिटीज का एडिशन, ये मिडल टर्म होना चाहिए, यानी कि बी होना चाहिए। ये प्रोडक्ट AC आ गया और यहाँ पे क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑफ बी आना चाहिए, यानी -2 आना चाहिए। अब -3 के पास क्या क्या ऑप्शंस है फैक्टराइज होने के लिए? उसके पास ऑप्शन है 3 × -1 या फिर -3 × +1, यही दो ऑप्शन है। फैक्टराइज करना यानी क्या, उसके फैक्टर्स निकालो 3 के, तो फैक्टर्स क्या होंगे 3 × -1 या -3 × 1। बहुत आसान सवाल है, इसलिए फैक्टर्स भी बहुत आसान आ रहे हैं। इसमें से कोई तो भी एक कॉम्बिनेशन लो जिससे -2 आया, बस। अगर मैंने 3 और -1 लिया तो 3 × -1 -3 तो आ जाएगा, बट 3 और -1 का एडिशन -2 आएगा क्या? नहीं। तो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, -3 और 1। तो ये -3 लिया इधर और ये 1 लिया, तो -3 और 1 ये होता है -2। ठीक है, ये सारी प्रोसेस आपको रफ वर्क में करनी है। ये प्रोडक्ट AC से लेके ये सारी प्रोसेस आपको रफ वर्क में करनी है। मुझे समझाना था इसलिए मैंने इसका हेल्प लिया, बट आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप रफ वर्क में छोटी सी जगह में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे पता चल गया कि मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है। अब मुझे पता चल गया मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है, यानी -2 को कैसे लिखना है, ये मुझे पता चल गया इन दो बॉक्सेस ने बताया, -3 एंड +1। तो मैं इसी इक्वेशन को लिखूंगा x² - 3x -2 की जगह पे +1x -3। -2 ही होता है ना, ये -3x + 1x क्या होता है, -2x। बट ऐसा करने से मेरा फैक्टराइज जल्दी हो जाएगा, मेरे फैक्टर्स जल्दी मिलेंगे। कैसे? अब मैं पहले दो में से कुछ कॉमन निकालूंगा और आखिरी दो में से कुछ कॉमन निकालूंगा। जब पहले दो में से कॉमन निकालने की बारी आई तो मैंने कॉमन निकाला x, तो ब्रैकेट में बचेगा x -3, और आखिरी दो में से जब कॉमन निकालने की बारी आई तो मैंने निकाला +1 और ब्रैकेट में बचा x -3। अब x -3 और x -3 ये दो ब्रैकेट्स हो गए, और x +1 ये इकट्ठा आ गया, x -3 कॉमन निकला, x +1। सो इनके दो फैक्टर्स क्या है, x -3 एंड x +1। तो जब भी वो बोलेंगे फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, सॉल्व द पॉलिनोमियल टू गेट द फैक्टर्स, ऐसा जब भी बोलेंगे, दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट दिस, एंड दिस x -3 एंड x +1 इनडायरेक्टली गिव यू द आंसर। कैसे? अब आपको क्या चाहिए, दिस होल पॉलिनोमियल शुड एंड अप टू व्हाट, 0। पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या है, पॉलिनोमियल व्हेन एंड्स अप टू 0 you say such value of x is the solution, such a value of x for which the polynomial ends up to 0 is solution। तो अब यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये 0 होनी चाहिए क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। एट द एंड व्हाट इज दिस, एट द एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पहुंचाएगा आपको ने उसको सिर्फ फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में लिखा है। तो जब ये फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में है आपके लिए आसान हो जाता है कि ये 0 कब कब होगा ये बताना। बताइए ये ब्रैकेट 0 कब होगी, जब x = 3 होगा, करेक्ट। जब x = 3 होगा तब ये ब्रैकेट 0 हो जाएगी, 0 into anything is 0। दूसरी ब्रैकेट कब 0 होगी, जब x = -1 रहेगा, करेक्ट। तो जब x = -1 रहेगा तब ये ब्रैकेट 0 हो जाएगी, तो 0 into this is 0, यानी आपके पास दो सॉल्यूशन आ गए जो कि थोड़ी देर पहले ट्रायल एंड एरर मेथड से करने पड़ रहे थे, वो अपने आप अब सॉल्व हो रहे हैं इजीली। क्यों? क्योंकि आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड ये सीख लिया। एक और बार अप्लाई करते हैं जल्दी से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड एक और क्वेश्चन में, ताकि और अच्छे से समझ जाए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² + 7x + 10, x² + 7x + 10। यहाँ हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करना है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c के साथ,
फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट AC। मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं वो पूरी प्रोसेस आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। प्रोडक्ट AC निकालने के लिए पहले तो A मुझे मिलेगा 1, B मुझे मिलेगा 7 और C मुझे मिलेगा 10। प्रोडक्ट AC मुझे मिलेगा फ्रॉम हियर 10। अब 10 को ऐसे फैक्टराइज करना है। मैं इस बार ये जो ड्राइंग है इस तरफ कर देता हूँ ताकि सॉल्यूशन में इसमें गड़बड़ ना हो। सो 10 को इस बार ऐसे फैक्टराइज करना है कि ये बॉक्स में ऐसे दो नंबर आ जाए कि जिनका एडिशन B हो, यानी 7। तो 10 के फैक्टर 10 का क्या क्या हो सकता है, 10 into 1, 10 का 5 into 2, है ना, पॉजिटिव है तो उधर पॉजिटिव ही रहेगा। और भी हो सकता है -10 into -1 एंड -5 into -2। इसमें से यहाँ पे कौन सा काम में आएगा? 10 और अगर हम 1 लेंगे तो एडिशन 11 होगा, तो ये काम का नहीं। -5 और -2 लेंगे तो -5 और -2 +7 नहीं देता, -7 देगा, तो ये भी काम का नहीं। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि 5 और 2 रहेगा यहाँ। सो 5 + 2 = 7, यानी ये x² + 7x + 10 के बजाय अब हमारे पास काम करेगा 7x के बजाय 5x + 2x + 10। ये हुआ हमारा स्प्लिटिंग। 7 का ये हुआ हमारा स्प्लिटिंग इन दो हिस्सों में। पहले हम निकालेंगे x कॉमन तो मिलेगा x + 5, फिर बाद में हम निकालेंगे इन दोनों में से क्या कॉमन, इन दोनों में से 2, क्योंकि x + 5 ही ब्रैकेट में रहना चाहिए। 2 निकालने से पहले भी मेरे दिमाग में डिसाइडेड था कि अगले ब्रैकेट में भी x + 5 ही रहना चाहिए। तो 2x + 10 में से अगर x + 5 ब्रैकेट के अंदर रहना चाहिए तो बाहर क्या आएगा, 2 आएगा बाहर। अब x + 5 आ जाएगा कॉमन, बचा हुआ पार्ट रहेगा x + 2। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, या ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। बट आप इंटरेस्टेड हो इसको 0 बनाने में, तो ये कब 0 बनेगा? इस ब्रैकेट को देखा तो x = -5 के लिए 0 बनेगा, और इस ब्रैकेट को देखा तो x = -2 के लिए 0 बनेगा। So this is the answer. So that is the 0 of a polynomial, solution of a polynomial, root of a polynomial. And जब ये इस स्टेज पे रहता है, that time it is known as factor of a polynomial. These two are the factors of the polynomial, and that is matching to the degree of the polynomial. What is the degree? Degree is 2. How many factors? 2 factors. How many solution? 2 solution. 2 roots. 2 zeros of the polynomial. 0 of a polynomial क्या होता है? Such a value of x for which the whole polynomial ends up to 0 is the 0 of a polynomial. x = -5 डाल के देखो इस polynomial में, आपको समझ जाएगा कि x = 5 डालने से क्या, -5 या डालने से क्या हो रहा है। x = -2 डाल के देखो, आपको समझ जाएगा the whole polynomial is ending up to 0. x = -2 डाला यहाँ, तो -2 का स्क्वायर 4, 7 into -2 -14, so 4 - 14 is -10, -10 + 10 is 0। ऐसे ही आप x = -5 डाल के देखेंगे तो भी आपको 0 ही मिलेगा। The whole polynomial will end up to 0. So we have understood what is 0 of a polynomial. We have understood what is this method known as splitting the middle term method, how to apply that, where to apply that, and how do we calculate the 0 of a polynomial by that splitting the middle term method. Splitting the middle term method को factorization भी बोला जाता है, ठीक है। Find out the 0 of a polynomial by factorization जब बोलेंगे for a quadratic polynomial, तो उस समय आप ये splitting the middle term method ही अप्लाई करते हो because it is easier. अब इनके ऊपर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला एकदम सिंपल क्वेश्चन वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल पे कैसे आता है। दे विल गिव यू सच अ क्वेश्चन नंबर, लेट्स से कि p of x is equal to x³ - 3x² + 2x + 1।
एंड दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी फाइंड p ऑफ 2 कितना है, ऐसा बोलेंगे सिंपल। p ऑफ 2 पूछा है यानी क्या, जहां जहां x वहां वहां 2 डालना है आपको एंड कैलकुलेट एंड फाइंड आउट द आंसर। तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। 2 का क्यूब क्या है 8, 2 का स्क्वायर कितना है 4 3 सा 12, 2 2 सा कितना 4 प्लस 1। अब 8 माइनस 12 कितना होता है -4, -4 प्लस 4 प्लस 1, -4 एंड प्लस 4 कैंसिल है 1। तो हो गया वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कितना फॉर x इक्वल टू 1। दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये यहाँ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल 0 आया होता तो ये x इक्वल टू 2 क्या कहलाता, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाता। क्या कहलाता, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर p ऑफ 2 ये 0 आता तो, बट अभी 0 आया क्या, नहीं, यहाँ क्या आया 1। तो x इक्वल टू 2 इज नॉट a 0 of a polynomial, is not 0 of a polynomial। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फाइंड द zeros of the polynomial। तो इसमें एक सब क्वेश्चन पहला है 2x plus 5। So when p of x is equal to 2x plus 5, how will you find out the zero of a polynomial? देखो ट्रायल एंड एरर मेथड तो मैंने आपको समझा दिया था। अब मैं आपको एक रामबाण उपाय बताता हूँ। रामबाण उपाय ये है कि जब आपको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना है किसी भी केस में, उसको इक्वेट टू 0 कर दो, छुपके से इक्वेट टू 0 कर दो। सो 2x plus 5 इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसको सॉल्व करो जैसे आप 8th स्टैंडर्ड में सॉल्व करते थे और x की वैल्यू निकालो। 2x plus 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना -5, क्योंकि वो उधर गया 0 minus 5। 2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू कितना 2 नीचे जाएगा तो -5/2। तो x इक्वल टू -5/2, ये आ गया हमारा आंसर। यानी अगर आप x की जगह पे यहाँ -5/2 डाल के देखेंगे तो आपका p of x 0 हो जाएगा for x इक्वल टू -5/2। So x equal to -5/2 is what? x equal to -5/2 is the zero of this polynomial। खत्म। कितने जीरोस रहने वाले हैं इसमें, एक, इसकी डिग्री 1 है तो एक ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा। हो गया, वो निकल गया। कैसे किया, इक्वेटेड टू 0, आराम से, है कि नहीं, सिंपल। अब इसी के जगह पे अगर वो सवाल पूछा हमको दूसरा x² + 7x + 10 जो हमने पहले ही कर चुके हैं, क्या करेंगे आप, रामबाण उपाय इक्वल टू 0। सो इक्वल टू 0 किया, इसको स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से सॉल्व किया, सब किया, उसके बाद आया हमारे पास x + 5 × x + 2 और आपने इसको इक्वल टू 0 किया। अब ये दोनों ब्रैकेट एक ही समय पे तो 0 होने वाले हैं नहीं, या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या तो ये ब्रैकेट 0 होगा। ये ब्रैकेट अगर 0 होना है तो x इक्वल टू -5 आना है, और अगर ये ब्रैकेट 0 होना है तो x इक्वल टू -2 आना है। खत्म।